बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैपिटल टॉक में खुशामदेद। तहरीक अदम एतमाद से पहले डी चौक में सियासी जलसे रोकने से मुतल्लिक एक दरख्वास्त पर आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में समाअत हुई और समाअत के दौरान चीफ जस्टिस जनाब उमर अता बंदयाल साहब ने कहा कि असम्बली की जंग असम्बली में रहने दी जाए और किसी भी रुकन कौमी असम्बली को उसका वोट डालने का जो हक़ है उसे महरूम ना रखा जाए। तो ये जो मामला है ये अब 24 मार्च तक चला गया है, लेकिन 24 मार्च के अगले दिन 25 मार्च को असम्बली का इजलास है। तो एक सवाल पैदा हो गया कि 25 मार्च को जो इजलास बुलाया गया है क्या ये आइनी है, आइन के मुताबिक है या नहीं है, और क्या कोई रुकन कौमी असम्बली इस इजलास से पहले उसको उसकी जो पार्टी है वो नाअहल करार दे सकती है। और एक और बहस ये शुरू हो गई है कि ये न्यूट्रल अगर कोई है तो उसको न्यूट्रल का रोल ख़त्म करने के लिए प्रेशराइज क्यों किया जा रहा है। इस पे गुफ्तगू के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं जनाब वसीम सजाद साहब, पाकिस्तान के मारूफ आइनी माहिर हैं, सेनेट के साबिक चेयरमैन हैं। जनाब सेनेटर कामरान मुर्जा साहब सुप्रीम कोर्ट बार के साबिक सदर हैं और सेनेट के रुकन भी हैं, और उनके साथ खालिद मक्सी साहब मौजूद हैं जो पार्लिमानी लीडर हैं कौमी असम्बली में बलूचिस्तान अवामी पार्टी के, जो कि हुकूमत की इत्तेहादी जमात है। इससे पहले कि मैं गुफ्तगू का आगाज़ करूं, ये जो सारा मामला है ये मामला है तहरीक अदम एतमाद की रिक्विजिशन दी अपोजिशन ने, उस पर शुरू में हुकूमत ने कहा कि ये बहुत अच्छा हुआ है और वज़ीर आज़म साहब ने कहा कि मेरी तो दुआ कबूल होगी। लेकिन उसके बाद जब कुछ अरकान ने खुलकर आके कहा कि हम वज़ीर आज़म साहब से मायूस हैं, हम उनकी पॉलिसियों से इत्तेफाक नहीं करते, तो उसके बाद से ये कहा जा रहा है कि ये हॉर्स ट्रेडिंग हो रही है। तो हॉर्स ट्रेडिंग अगर हुकूमत करे तो वो सही है, अगर अपोजिशन करे तो वो सही नहीं है, या अगर अपोजिशन करे तो सही है, हुकूमत करे तो सही नहीं है। कुछ हमारे जो इस हुकूमत के वुज़रा हैं 1.5-2 साल पहले इस पर क्या कह रहे थे, ज़रा सुने। बहुत सारे लोग PMLN के लोग, मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि वोट हमारे बढ़ेंगे, कम अगर होंगे। इसका मतलब आपने PMLN के बंदे तोड़ लिए? नहीं, हमने नहीं तोड़े, लोगों का ज़मीर जागना शुरू हो गया। अच्छा। लोगों का ज़मीर जागना शुरू। ये बता देंगे जो आपने कहा रिमार्क्स दिए कि जब काउंटिंग होगी तो फिर रिजल्ट कुछ और भी हो सकता, वो किस बुनियाद पे कह रहे हैं? अगर आपने हॉर्स ट्रेडिंग भी नहीं करनी, जोर जबरदस्ती भी नहीं करनी, तो फिर किस तरह? ऑपोजिशन के भी बहुत से अरकान इससे नाला हैं इस सारे प्रोसेस ठीक से, है, और खुफिया रायशुमारी में वो अपने जमीर के बुनियाद पर वोट देंगे, जमीर और खिलाफ इनके अपने बाज़मीर लोग जो हैं वो आपको वोट देंगे। अब वसीम सजाद साहब, ये मैंने आपको इसलिए सुनवाया कि जब चेयरमैन सेनेट के ख़िलाफ़ जब तहरीक अदम एतमाद आई तो उस वक्त हुकूमत के लोगों का ये कहना था कि अगर कोई अपोजिशन का मेंबर अपनी पार्टी पॉलिसी के ख़िलाफ़ चेयरमैन सेनेट को वोट दे देता है तो वो ज़मीर की आवाज़ है। अब वो कह रहे हैं कि अगर वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद में अगर उनकी पार्टी का कोई मेंबर वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ वोट देता है तो ये हॉर्स ट्रेडिंग है। ये आपने भी अपनी सियासी ज़िंदगी में ये रवैये बड़ी दफ़ा देखे हैं, लेकिन इसमें आइनी पोजीशन क्या है? आइनी पोजीशन तो ये है जी कि जो आर्टिकल 63A है जी, ये बाद में आइन में आया, पहले शुरू में नहीं था। और आया इसलिए है कि पाकिस्तान की तारीख़ में भी आप जानते हैं कि बहुत सारे लोग अपनी पार्टी छोड़ के दूसरी पार्टी में चले जाते हैं, हुकूमतें गिर जाती हैं। हिंदुस्तान में भी ये हुआ तो उन्होंने भी इसी किस्म का एक क्लॉज सामने लाया। लेकिन ये एक जो बुनियादी हक होता है मेंबर का कि वोट डाले, जिसको मर्ज़ी डाले, और आइन में भी उसको इतराफ़ किया गया है, उसकी एक एक्सेप्शन है। तो उसके बड़े पैरामीटर्स ये हुए हैं कि किन हालात में वो शख्स जो है अपनी सीट खो देगा। तो 63A में ये लिखा हुआ है कि अगर आप शख्स अपनी पार्टी छोड़ दे या किसी दूसरी पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर ले, दूसरा पार्टी हिदायत के मौजूदगी में वज़ीर आज़म को वोट ऑफ कॉन्फिडेंस दे या ना दे, कॉन्फिडेंस दे या नो कॉन्फिडेंस में हिस्सा ले, तो फिर पार्टी लीडर जो होता है उसको डिक्लेयर कर सकता है कि ये डिफेक्ट कर गया है। लेकिन उसके इस डिक्लेरेशन से वो शख्स अपनी सीट खोएगा नहीं, वो मामला जाएगा इलेक्शन कमीशन के पास, क्योंकि ये सीट एक बड़ी एक कीमती चीज़ होती है, एक आईनी ओहदा है। तो किसी प्राइवेट आदमी को तो ये इख्तियार नहीं दिया जा सकता कि वो कहे कि जी सीट इसकी ख़त्म हो गई है। वो मामला जाता है इलेक्शन कमीशन के पास। इलेक्शन कमीशन फैसला करती है कि हाँ
ये दुरुस्त है, तो उसकी सीट उनकी फैसले पे खाली हो जाएगी, तो फिर सुप्रीम कोर्ट में अपील जाएगी। तहरीक अदम एतमाद से पहले किसी रुकन कौमी असम्बली को आप नाअहल नहीं करार दे सकते? नहीं जी, नाअहल अगर कोई वक्त ऐसा है, टाइम आपके पास ऐसा है, आप लेकिन सिर्फ वोट तो दी नहीं ना अभी उसने। अच्छा, पहले वोट देगा फिर उसके खिलाफ प्रोसेस शुरू जुर्म होगा। करेगा, अगर वो इस बुनियाद पर उसकी सीट जा रही है कि उसने वोट दिया है या पार्टी की हिदायत के खिलाफ वोट नहीं दिया, तो वो जुर्म होगा, तो आगे कार्रवाई चलेगी ना। अच्छा, ठीक है। अब कामरान मुर्तज़ा साहब ये बताएं कि ये जो 25 मार्च का जो इजलास है, आपके ख्याल में ये आईनी इजलास है जो स्पीकर साहब ने बुलाया? देखिए 14th डे पे उनको इजलास समन करना था, वो ज़रूरी था। आज ये पॉइंट रेज भी हुआ, कल तक जो हम आपस में इसमें डिबेट कर रहे थे, जो हमारी इंटरनल टीम थी, तो भी मेरा अपना व्यू एटलीस्ट यही था कि अब ये जो हो गया ही हो गया, इसको छोड़ दीजिए, आगे चलिए। तो 3 दिन उन्होंने आगे ले लिए, रीजंस असाइन की, हम उससे एग्री नहीं करते, मगर स्टिल जो है ना उसमें छोटे स्टेशन को छोड़ के अब आगे चलते हैं। तो गलत उन्होंने किया, मगर सब इस गलती का कोई मदावा हमारे पास नहीं है। फ़र्ज़ कर लीजिए 21 तो गुजर गई, जब कोर्ट का टाइम था, उसके बाद अगर समन करते भी तो 21 के लिए नहीं हो पाता, 22 के लिए भी 48 आवर्स की जो है ना वो जो रूल्स कहते हैं वो भी मुमकिन नहीं था। आगे 2 दिन छुट्टी है, तो 25 से पहले मुमकिन नहीं था। तो अब जो कुछ हो गया गलत है, मगर जो कुछ हो गया इसको हम नज़रअंदाज कर रहे हैं, या कोर्ट ने कहा कि हम नज़रअंदाज करते हैं। बावजूद इसके कि उनको ये 14 दिन तक पहले तो आना नहीं चाहिए था, और अगर आ गए थे तो फिर जो है ना उसके बाद आज के लिए बुलवा लेते तो उनके लिए शायद अच्छा होता। अच्छा, खालिद बख्शी साहब, मैं आपको कुछ ऐसे अरकान कौमी असम्बली जिनका ताल्लुक तहरीक इंसाफ से है, जो आज से 1.5-2 साल पहले से ही हमारे प्रोग्रामों में आके और अदम इत्मीनान का इजहार कर रहे थे, वो क्या कह रहे थे, ज़रा सुने। तो ये प्रॉब्लम है कि खान साहब को मिलना काफ़ी मुश्किल काम है। खान साहब ने 22 साल मेहनत की है, और उस 22 साल की मेहनत के बाद आज उनकी पार्टी जो है तबाही की तरफ जा रही है। हम हैं जो उन्हें बताते हैं, बार बार बताते हैं, लेकिन बदकिस्मती ये है कि उनके इर्द गिर्द एक ऐसा ग्रोह मफाद परस्तों का, लुटेरों का, जिस तरह अपने मफाद के लिए। लुटेरे का लफ्ज कुछ सख्त नहीं है आपने? चले आप मुझे बताएं, थानों में आज भी क्या होता है? उसी तरह लोग मारे जाते हैं, उसी तरह लोगों पे तशद्दुद होता है। आप किसी चीज को भी सीरियस नहीं ले रहे। लोग तो देख रहे हैं जरा, पंजाब के MNAs जो हैं, जो यहाँ पे फेडरल गवर्नमेंट में हम बैठे हुए असेंबली के अंदर, आप यकीन जाने हमें ऐसा लगता है जैसे हम बिल्कुल आइसोलेटेड हैं। ये इस तरफ से उस तरफ और उस तरफ से इस तरफ जाते हैं। आप इन शहरों को देखेंगे, ये हर हुकूमत में वजीर होते हैं, और ये अपने नेशनल इंटरेस्ट को के बजाय अपने ज़ाती इंटरेस्ट को ज़्यादा वॉच करते हैं। तो ये राजा रियाज साहब थे, ख्वाजा शराज साहब थे, नूर आलम खान साहब थे, 2-2.5 साल पहले भी तनकीद कर रहे थे, और आज भी ये वज़ीर आज़म साहब जो हैं उन पर तनकीद कर रहे हैं। खालिद बख्शी साहब, आप क्योंकि हुकूमत के इत्तेहादी हैं, तो ये जो PTI के जो लोग थे, राजा रियाज साहब थे, ख्वाजा शराज साहब थे, नूर आलम खान साहब और भी बहुत से लोग, ये कह रहे थे कि वज़ीर आज़म साहब के पास टाइम नहीं, हम आइसोलेटेड महसूस करते हैं। आपके ख्याल में इन्होंने अब आकर जो अपने एक फ्रस्ट्रेशन का इजहार किया है, क्या इन्होंने गलत किया? शुक्रिया जी, एक तो आपने प्रोग्राम में मदऊ किया, अमीर साहब बड़ी मेहरबानी, और ऐसे सीनियर लोगों में बिठाया, बड़ा एजाज़ का मेरे लिए आज दिन है। देखें जी, ये जो शिकायतें हैं ना, ये क्योंकि हम 3.5 साल से इनके साथ हैं, तो ये शिकायतें वहाँ पे आना शुरू हो गई थी, डिस्कशन भी होती थी, लाउंज में जाके बैठते थे, तो वो खुल्लम खुला। और उनके सीनियर जो रहनुमा थे PTI के, उनको मैं भी कई बार कहता था, जी शिकायतें हैं, तवज्जो दें, देख लें, ये आपका सिस्टम जो है बेस है जमहूरियत पे, वोट पे, मतलब आपके ज़्यादातर जो मशीर हैं, मामला तय होते हैं, वो अनइलेक्टेड लोगों के थ्रू होते हैं, और तवज्जो होनी चाहिए आपकी MNAs की तरफ। आपकी टीम यही है, इसकी वजह से एक हुकूमत ठहरी हुई है। तो ये शिकायतें इनकी बिल्कुल डेली होती थी, और वहाँ पे बहस भी होता था। तो ये आज की बात नहीं है कि अचानक ये एक वो केटली पानी पे थी, अभी वो ऐसा पॉइंट आ गया कि बॉयल हो के वो पानी जो है बाहर निकल आया, ऐसी सूरत हाल है। अच्छा, तो आपकी जो पार्टी है, आपकी पार्टी के जो अरकान कौमी असम्बलियाँ 5 हैं आप समेत, जी जी, तो आप लोग कब तक कोई फैसला करेंगे? सर देखें, हमारा ये है कि हम एक तो नई पार्टी हैं, हालांकि हैं पुराने सियासतदान इसमें, बट एज अ पार्टी अपनी जो है ना
पार्टी के बैनर से, पार्टी के टिकट से हम पहली दफ़ा, क्योंकि पहले कभी मुस्लिम लीग में मुख्तलिफ हम जो लोग इसमें ये हमेशा कभी काफ, कभी मुस्लिम लीग, कभी पीपल्स पार्टी, कुछ वहाँ पे नेशनलिस्ट हैं। हमारी जमीयत जो है वो ओरिजिनल एक शुरू से चली आ रही है। तो हम लोग कैसे हैं कि भी हम एक नई हमें प्लेटफॉर्म मिला, और वो बदकिस्मती से 3.5 साल में ये जो बलूचिस्तान का वाक़या हुआ मैनेज नहीं कर पाए, तो एक हमें उधर से भी काफ़ी सेटबैक मिल गया, क्योंकि हमें बड़ी दिक्कत हो रही थी यहाँ पे भी मैनेज करने के लिए कि जी, फिर मैंने रिक्वेस्ट की कि जी क्योंकि हमारा एक सूबाई मामला है उसको उधर रखें आप, लेट मी हैंडल, हम मेंबर्स जो हैं इस प्रेजेंट सिचुएशन को हम खुद टैकल करते हैं। तो उसमें भी काफ़ी दिक्कतें हुई, हमें मुश्किलात हुई। प्रोसेस है, देखें अब हम हर चीज़ को सोच के कदम उठा रहे हैं। बड़े लोग हैं, बड़ी पार्टियाँ हैं, उनके तजुर्बात हमारे से ज़्यादा हैं, तो हम उनको देख रहे भी हैं। मसलन मुस्लिम लीग काफ है, MQ में एक पार्टी है, तो हम उनको देख रहे हैं, उनके हर अमल को, हर मीटिंग को। तो जो मुस्लिम लीग काफ का और MQM का जो फैसला होगा आप उसके साथ जाएंगे? सर देखें, हम बिल्कुल उनको नज़र में हमने रखा हुआ है और बड़ी हद तक हम उनको मॉनिटर करके हम देखेंगे, क्योंकि अलायंस में हम अलायंस, दूसरा ये कि हम चाहते हैं कि हम अगर कहीं भी जाएँ तो नंबर का मामला है सारा, नंबर को मेंटेन करने के लिए तो ज़ाहिर है इकट्ठे जाएंगी तो इफेक्ट होगा, तो इसलिए हम बहुत एहतियात कर रहे हैं। और मेरे मेंबर्स भी जो हैं वो कह रहे हैं कि थोड़ा ज़रा, तो हमारी कोशिश, आज भी हमारी मीटिंग होगी शाम को इंशाल्लाह। ठीक है, थैंक यू। अच्छा वसीम सज्जाद साहब, ये जो बैरिस्टर सैयद अली ज़फ़र साहब हैं, सुप्रीम कोर्ट बार के साबिक प्रेसिडेंट हैं, सेनेटर भी हैं, आज PTI को रिप्रेजेंट कर रहे थे सुप्रीम कोर्ट में। उन्होंने कहा है द सुप्रीम कोर्ट टुडे हर्ड द प्रोसीडिंग्स ऑन होल्डिंग ऑफ जलसास, इन्फॉर्म्ड द कोर्ट दैट PTI विल नॉट स्टॉप एनीवन फ्रॉम वोटिंग इन द नो कॉन्फिडेंस मोशन एंड कंडेम व्हाट हैपेंड आउटसाइड द सिंध हाउस। तो पहले जो उनके कुछ वुज़रा थे वो ये कह रहे थे कि जो हमारे जो बागी अरकान हैं उनको तो लाखों लोगों के मजमे से गुजर के जाना पड़ेगा। आज अली ज़फ़र साहब ने कहा कि नहीं, PTI किसी को रोकेगी नहीं वोट डालने से। आपको क्या लग रहा है कि ये मामला जो है ये सही सिमत में जा रहा है? PTI भी अब D चौक पे जलसा नहीं कर रही, शायद अपोजिशन भी ना करे, आपकी एडवाइस क्या है? मेरे ख़्याल में जी ये सुप्रीम कोर्ट के आने की वजह से मामलात कुछ थोड़े बहुत चैनलाइज हो गए हैं, और अगर ये ना होता तो ख़तरा था तसादम का भी, और मैं समझता हूँ कि जमहूरियत को भी ख़तरा था, हमारे ईवानों को भी ख़तरा था, क्योंकि हमारी तारीख़ ऐसी है, वो ज़ाहिर है कि अगर तसादम हो जाए तो फिर और क़ुव्वतें जो हैं उसको फ़ायदा उठाती हैं। तो मेरे ख़्याल में ये जो फ़ैसला हुआ है या जो अंडरटेकिंग दी है गवर्नमेंट ने कि जी हम किसी को वोट डालने से रोकेंगे नहीं, ये आइन के भी मुताबिक है और इन हालात में सही फ़ैसला है। दूसरा ये है कि ये जलसा ना करना, यानी अलग-अलग जलसे करने, ये भी बिल्कुल दुरुस्त है, क्योंकि अगर जलसे हो रहे हैं उस वक्त जज्बात बहुत उभरे हुए होते हैं, तो उससे ये लड़ाई झगड़ा भी हो सकता है, खून खराबा भी हो सकता है, तो ये बड़ा अच्छा ठीक है। तीसरी चीज़ जो मैं ये कहना चाहूँगा कि जिस तरफ हालात अब तक पहुँच चुके हैं, मेरे ख़्याल में गवर्नमेंट अगर थोड़ी सी दानिशमंदी का मुजाहरा करती या सोचती, तो ये आखिरी साल है वैसे भी इलेक्शन का, 4 साल तकरीबन अगस्त में पूरे हो जाएंगे, तो चाहिए ये था कि निगोशिएट कर लेते अपोजिशन के साथ कि जी हम जल्दी इलेक्शन करा देते हैं, इस साल इलेक्शन करा देते हैं, और अपोजिशन के साथ बैठ के कोई तय कर लेते मामला जिनका तनाज़ा चला आ रहा है। मसलन इलेक्ट्रल रिफॉर्म्स हैं, आइन में भी कोई तरामीम करनी है तो वो भी बैठ के हो सकती थी, लेकिन वो एक ऐसी फ़िज़ा में हो सकती है जबकि गवर्नमेंट और अपोजिशन एक दूसरे से बात करने के लिए तैयार हो। अब हालात आगे निकल गए हैं, इसके बावजूद मैं तवक्को रखता हूँ, ख्वाहिश रखता हूँ, दुआ करता हूँ कि कोई ऐसा रास्ता निकल आए कि बैठ के तय कर लें, इलेक्शन जल्दी हो जाए, क्योंकि ये एक बेहतर जमहूरी हल होगा बनिस्बत इसके कि नो कॉन्फिडेंस हो, नई गवर्नमेंट्स आएँ, वो पता नहीं कितनी स्टेबल होती हैं, और इसका मुल्क की मईशत पे, मुल्क की सियासत पे, बैनुल-अक़वामी जो हमारे अमूर हैं उन पे बहुत बुरा असर पड़ेगा। तो लिहाजा ये बेहतर होगा कि इस तरफ सोचा जाए। कामरान मुर्तज़ा साहब क्या कहेंगे? एक तजवीज़ आई है। अगर एक बात मैं ऐड कर दूं, आपने मुझसे पूछा कि हम आपकी इजाज़त से काफ और जो MQ को हम देख रहे हैं जी, वो हम ज़रूर वॉच कर रहे हैं, मगर हमारी अपना जो दानिश है, शऊर है, वो पूरा इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि हम अपनी आइडेंटिटी को बहाल रखना चाहते हैं। काफ पार्टी जो है ना, ये बात दुरुस्त है कि वज़ीर आज़म साहब चाहते थे कि BAP जो है वो PTI में मर्ज हो जाए? सर मैंने ऐसी कोई डायरेक्टली मेरे से बात नहीं हुई कभी। अच्छा, ठीक है। अच्छा कामरान मुर्तज़ा साहब, जो तजवीज़ आई है वसीम सज्जाद साहब की, अच्छी तजवीज़ है, मगर अब देर हो चुकी।
बात यह है कि माइंडसेट इमरान खान साहब का अगर ठीक होता तो ये सबको साथ लेके चलते। मुस्लिम लीग नून उनको कोई ऐसी रेजिस्टेंस नहीं दे रही थी शुरू में, पीपल्स पार्टी कोई रेजिस्ट नहीं कर रही थी, थोड़ी बहुत अगर कोई रेजिस्टेंस अगर थी तो वो JUI की तरफ से थी। तो ये मुमकिन थी कि अगर फ़र्ज़ करिए कि किसी के घर चला जाए, हमारे यहाँ जो है ये रवाज होता है कि किसी के घर चले जाए और जाके कहें कि जी जो हुआ बस हम मुझे माफ़ी दे दीजिए। इस तरह ले कि ये 5 साल बहुत आसानी से गुजारा किया जा सकता था। ये जिनके साथ एक पेज पे थे उनके साथ एक पेज पे नहीं रह सके, हम तो दूसरे पेजेस पे थे, तो हमारे साथ तो इन्होंने ख़राब करना ही करना था। और इनके पास सिर्फ एक चीज़ थी, NRO नहीं दूंगा। भाई खुदा के बंदे, NRO मांगा किसने आपसे? अच्छा, अब एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहता हूँ कि आज सुप्रीम कोर्ट में जो सिंध हाउस पर हमला है उस पर भी बात हुई। तो इस हमले में एक MNA साहब भी जो हैं वो मुजाहिरी थे। ये जो MNA साहब हैं ये कुछ दिन पहले, यानी कि तकरीबन पिछले साल की बात है, ये हमारे प्रोग्राम में आए तो ये क्या कह रहे थे अपनी हुकूमत के बारे में, ज़रा सुने। बदकिस्मती ये है कि हमारे वज़ीर जो हैं वो, मुझे नहीं पता कि वो कैबिनेट में क्या काम करते हैं क्या नहीं करते, लेकिन कम अज़ कम कराची की नुमाइंदगी नहीं करते। मैं अपने MNAs जो मेरे कराची के हैं वो 24 घंटे हल्कों में मौजूद होते हैं, सिवाय सेशन के या स्टैंडिंग कमेटी के अगर मीटिंग हो तब। इसके अलावा सख्त मेहनत करते हैं, लेकिन हमें वो रिस्पांस बदकिस्मती है कि नहीं मिल रहा है जो मिलना चाहिए। तो ये अताउल्लाह साहब थे, इनको भी गिरफ्तार किया गया लेकिन बाद में छोड़ दिया गया। खालिद मक्सी साहब, जो सिंध हाउस पे हमला हुआ है, आपके ख्याल में ये मुनासिब था हमला करना? मैं सख्त अल्फाजों में इसकी मज़म्मत करता हूँ। ये हमारे इखलाक, हमारी तरबियत बिल्कुल इन्होंने गलत किया है। अजीब मिसाल की है, वो भी इस्लामाबाद के अंदर। और देखें ये कैपिटल है मुल्क का, एक दारुल खिलाफा है, और वो नुमाइंदगी एक यहाँ पे सिंध हाउस, बलूचिस्तान हाउस, ये एक सिंबल है बहुत अहम हमारे फेडरेशन के लिए। वो अगर इस्लामाबाद में महफूज ना हो तो मुझे बताएं इसके जो ऑलरेडी हमारे पास हालात हैं, जो सोचें बन रही हैं, उसको क्या ये रिफ्लेक्शन, क्या इफेक्ट ये देगा, क्या दुनिया देखेगी। तो ये एक बहुत बड़ी अजीब बात है एंड वेरी सैड, वेरी सैड। अच्छा, अब एक मौजू जो है वो बड़ा अहम है, उस पर बड़ी बात हो रही है कि जो न्यूट्रल का लफ्ज़ है इस पर बड़ी बात हो रही है। और वज़ीर आज़म साहब जो हैं वो कहते हैं कि न्यूट्रल तो सिर्फ जानवर होता है, लेकिन ये लफ्ज़ जो है कि हक और बातिल की लड़ाई में कोई इंसान न्यूट्रल नहीं रह सकता, इसको हम अब पाकिस्तान की पॉलिटिक्स पे अप्लाई कर रहे हैं इस बात को। ये बात शुरू कहाँ से हुई? ये खान साहब जो हैं, जो हमारे वज़ीर आज़म, उन्होंने सुनी कहाँ थी? तो ज़रा इसको मैं आपको सुनवाना चाहता हूँ कि पहले ये बात इस कॉन्टेक्स्ट में किसने की थी और फिर इसको रिपीट इमरान किस अंदाज में कर रहे हैं। बात आपको फौरन समझ आ जाएगी। न्यूट्रलिटी इज रास्कैलिटी। जो न्यूट्रल होता है ना वो कोई चीज नहीं, मुझे तो ओनली डेड आर न्यूट्रल। डॉक्टर साहब, क्या कुरान इजाजत देता है इसकी, अल्लाह ताला इजाजत देता है कि आप न्यूट्रल हो जाए हक व बातिल के मार्के में? हक साथ देना होता है। आप जो टूटे चाहे दूसरी तरफ खड़े हो जाए, बीच में ना खड़े हो। अल्लाह ने हमें इजाजत ही नहीं दी कि हम न्यूट्रल हो जाएं। जानवर न्यूट्रल होता है, जानवर में अच्छे बुरे की तमीज नहीं होती। इंसान अच्छाई के साथ खड़ा होता है। तो ये मरहूम जनरल हमीद गुल साहब ये बात करते थे और वो एग्जैक्ट वही अल्फाज अब इमरान खान साहब रिपीट कर रहे हैं। और अब इसमें यह भी बात आती है कि अगर कोई अपने आप को सियासत में मुलव्वस नहीं करना चाहता तो उसको ज़बरदस्ती सियासत की तरफ क्यों धकेला जा रहा है। इस पे बात करेंगे आईनी पहलू से एक वक्फे के बाद। कैपिटल टॉक में दोबारा खुशामदेद। कौमी असम्बली में मुस्लिम लीग काफ के रुकन हैं, उनका नाम है चौधरी सालिक हुसैन। चौधरी शुजात साहब के बरखुरदार हैं। कल उन्होंने एक ट्वीट किया है और वो कहते हैं तहरीक इंसाफ की सोशल मीडिया टीम और एक खातून MNA की तरफ से पाकिस्तान आर्मी और ISI की क़यादत पर आयद किए जाने वाले झूठे इल्ज़ामात नाकाबिले बर्दाश्त हैं। वज़ीर आज़म साहब इस गंदी मुल्क दुश्मन मुहिम का नोटिस लें, वरना हम मुल्क दुश्मनों से निपटना खूब जानते हैं। ये बात अब कोई छुपी हुई नहीं है कि तहरीक इंसाफ के बहुत से सपोर्टर्स और उनके जो सोशल मीडिया पे मुतहर्रिक लोग हैं, वो ये जो इमरान खान साहब ने जो न्यूट्रल के बारे में एक बहस शुरू की है, लफ्ज़ इस्तेमाल किया न्यूट्रल का, इस हवाले से वो चाहते हैं कि फ़ौज जो है वो न्यूट्रलिटी छोड़ दे या सियासत में जो अदम मुदाखलत का रवैया वो छोड़ दे। और वो कहते हैं ये हक और बातिल की जंग है और फ़ौज को
तहरीक इंसाफ का साथ देना चाहिए क्योंकि वो हक पे खड़ी है और ऑपोजिशन बातिल है। अब इस पर मैं सिर्फ एक आर्टिकल है आइन का 244 वो पढ़ना चाहता हूँ। हर फौजी जो है, अफसर या जवान, वो हलफ उठाता है कि मैं सिद्क़ दिल से हलफ उठाता हूँ कि मैं खुलूस नीयत से पाकिस्तान का हामी और वफादार रहूँगा और इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के दस्तूर की हिमायत करूँगा जो अवाम की ख्वाहिशात का मज़हर है, और ये कि मैं अपने आप को किसी भी किस्म की सियासी सरगर्मियों में मशगूल नहीं करूँगा, और ये कि मैं मुक्तज़ियात कानून के मुताबिक और उसके तहत पाकिस्तान की बर्री फ़ौज या बहरी या फ़ज़ाई फ़ौज में पाकिस्तान की खिदमत ईमानदारी और वफादारी के साथ अंजाम दूंगा। तो ये जो वसीम सजाद साहब आइन का आर्टिकल 244 है, इसकी रोशनी में तो फ़ौजी अफसरान और जवान सियासत में मुदाखलत नहीं कर सकते। लेकिन अगर इस पाकिस्तान में ये जो मौजूदा सूरत हाल है, तहरीक में एतमाद के बाद जो सूरत हाल पैदा हुई है, इसको हम हक और बातिल की जंग बना के फ़ौज को प्रेशराइज करें कि आप सियासत में मुदाखलत करें और न्यूट्रलिटी छोड़ दें, ये मुनासिब है? देखिए जी, फ़ौज का काम नहीं है कि वो सियासत में मुदाखलत करे। न सिर्फ आइन बल्कि कायद आज़म के इरशादात आप देखें तो ब्यूरोक्रेसी के बारे में भी उन्हें यही कहा था। फ़ौज का भी काम यही है कि वो मुल्क की हिफाजत करे, और न्यूट्रलिटी जो है कम अज़ कम इस हद तक तो नहीं होगी कि हमेशा फ़ौज पाकिस्तान के हक़ में होगी, आइन के हक़ में होगी, लेकिन सियासत में कभी फ़ौज मुलव्वस नहीं होती। तो ये लफ्ज़ जो है न्यूट्रल, मेरे ख्याल में इससे बहुत सी कन्फ्यूजन पैदा हुई है कि न्यूट्रल, कुछ इदारे ऐसे होते हैं जिनसे हम तवक्को करते हैं कि न्यूट्रल रहेंगे। मसलन जुडिशरी के बारे में हम चाहते हैं कि न्यूट्रल हो, इलेक्शन कमीशन न्यूट्रल हो, लेकिन अब जब हम कश्मीर की बात करते हैं तो बहुत सारे ऐसे ममालिक कहते हैं हम न्यूट्रल हैं, उससे हमें दुख होता है कि भी वहाँ पे इतना जुल्म हो रहा है और लोग न्यूट्रल हैं। तो ये एक कोई जनरली हम कुछ नहीं कह सकते कि ये न्यूट्रल का लफ्ज़ इस्तेमाल हर जगह एक ही मानी में होना चाहिए। हालात होते हैं कि कहाँ पे हम क्या तवक्को रखते हैं, लेकिन इदारों से तवक्को यही है, जुडिशरी से, इलेक्शन कमीशन से, फ़ौज से, कि वो न्यूट्रल रहेंगे, सियासत में मुलव्वस नहीं होंगे, पाकिस्तान के मफाद में होंगे, पाकिस्तान की हिफाजत करेंगे, और वो करते भी हैं, अपनी जान भी लड़ा देते हैं पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की हिफाजत के लिए। तो लिहाजा मेरे ख्याल में उसको उस कॉन्टेक्स्ट में देखना चाहिए कि किस इदारे से हम क्या तवक्को रखते हैं। तो फ़ौज को ये कहना कि आप अपने हलफ की खिलाफ वर्जी करें, ये भी गैर आईनी है? देखिए जी, फ़ौज जो है उसका काम ये है पाकिस्तान की हिफाजत करना, सियासत में मुलव्वस वो नहीं होते, ना होना चाहिए। ठीक है। कामरान मुर्जा साहब, ये जो न्यूट्रल का लफ्ज़ है, ये हमीद गुल साहब ने किसी और कॉन्टेक्स्ट में इस्तेमाल किया था एक ज़माने में, और इमरान खान साहब ने शायद उन्हीं से सुना है, और वो उसको हक और बातिल का मार्का बना के चाह रहे हैं कि न्यूट्रलिटी ख़त्म की जाए। अगर कोई हुकूमती ओहदेदार या चीफ एग्जेक्टिव वो फ़ौज को ये कहे, या उसका कोई साथी ये कहे कि आप अपनी न्यूट्रलिटी ख़त्म करें और सियासत में मुदाखलत करें, इस पर आइन क्या कहता है? दो लोगों ने ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया था, एक हमीद गुल साहब ने और एक जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने भी ये इस्तेमाल किया था, और उन्होंने भी ये कहा था उसको, शायद उन्होंने ये जानवर वाली बात जो है ना वहाँ से भी थी शायद, तो वो उन्होंने उसको जो है ना गलत उस कॉन्टेक्स्ट में ले लिया। अगर उसके बावजूद उसको कहा जाए कि 244 को वायलेट करके और इसको अपने तय ये भी समझ लिया जाए कि वो हक पे हैं और इसके मुखालिफ सारे बातिल पे हैं, तो ये सीधा सीधा आर्टिकल 6 उसको कर रहे हैं ना कि आप सबवर्जन के लिए कह रहे हैं कि दस्तूर को सबवर्ट किया जाए। तो जब सबवर्जन के लिए कहेंगे तो फिर उसके साथ जो है ना वही जो आर्टिकल 6 में पढ़ना दूं, पढ़ ही दीजिए तो बेहतर है। वो आर्टिकल 6 वैसे है तो काफ़ी लंबा, कि कोई भी शख्स जो ताकत के इस्तेमाल या ताकत से या दीगर गैर आईनी ज़रिए से दस्तूर की तनसीख करे, तखरीब करे या मुअत्तल करे या अल्तवा में रखे या इक़दाम करे या तनसीख करने की साजिश करे या तखरीब करे या मुअत्तल या अल्तवा में रखे संगीन गद्दारी का मुजरिम होगा। कोई शख्स जो शिक 1 में मज़कूरा अफ़आल में मदद देगा या मुआवनत करेगा या शरीक होगा, इस तरह संगीन गद्दारी का मुजरिम होगा। ये है तो ये उसमें। तो आपके ख्याल में अगर कोई कहता है कि फौज गैर जानबदारी खत्म करे तो वो आर्टिकल 6 की खिलाफवर्जी, लेकिन आर्टिकल 6 का रेफरेंस तो हुकूमत नहीं बनाना होता ना। रेफरेंस हुकूमत ने बनाना, आने वाली हुकूमत बना लेगी। अच्छा, आने वाली हुकूमत बनाएगी। आपका क्या ख्याल है खालिद मक्सी साहब? ये बड़ी अजीब बात है कि न्यूट्रल को, हमारे भाइयों ने भी बताया कि न्यूट्रल को कब कहाँ पे कैसे इस्तेमाल करें। न्यूट्रल गाड़ी में भी होता है, न्यूट्रल कर दें तो गाड़ी आगे नहीं चलती, वो चाहते हैं कि धक्का लगे गाड़ी को। मेरे ख्याल है भी ये मौका आ गया है कि धक्के के बगैर चलें। अगर कुछ हुआ, बातें पिछली, एक ग्राउंड मिला है सियासतदानों को, पॉलिटिकल पार्टीज़ को,
और उसमें वो फेल हो रहे हैं। अगर एक इदारा है न्यूट्रल हो गया है, साइड पे हो गया है, वो कह रहा है कि भाई अपनी दानिश इस्तेमाल करें, तो आपने दानिश देख ली, लानते हैं, दले का अल्फाज, ये क्या जा रहा है। फिर जब ऐसे करते रहेंगे तो मजबूरन पाकिस्तान में कभी कभी ठीक है गलत भी होगा, कभी मजबूरन भी फिर इदारों को इनवाइट किया जाता है और वो नुकसान होता रहा है हमारे मुल्क को। अब देखें एक बड़ा मैदान मिला है फेयर प्ले का, बिकॉज जब न्यूट्रल है, कोई नहीं करा, तो आप अपनी सलाहियतों को दिखाएं ना। अभी आप कायल करें, मसलन अभी जो मेंबर्स अगर नाराज़ होके गए हैं, कोई नाराज़ होके जाता है तो उसको मनाया जाता है या उसको गालियां दी जाती हैं, वो कैसे वापस आएगा। तो अखलाकियात तो हमने ख़त्म कर दिया है और अब अपनी सलाहियतों को हम इस्तेमाल नहीं कर रहे। कल वज़ीर-ए-आज़म साहब ने उनको कहा है ना कि तुम्हारी बच्चों से कोई शादी नहीं करेगा, उनको स्कूलों में लोग बुलिंग करेंगे, इसलिए तुम वापस आ जाओ, मैं तुम्हारे बाप की जगह पे हूँ, मैं तुम्हें माफ़ कर दूंगा। सर ये तरीक़ाकार तो नहीं है, पहले गालियाँ दो, बेइज्जत करो, फिर कहो आ जाओ। हमारी जो तरीक़ाकार है, हम कामरान बलोचिस्तान वाले लोग हैं, हम मनाते हैं, मामले में जाके हाथ बांधते हैं, कभी भी गाली। और देखें मैं आपको एक अर्ज़ करूँ, ये सियासत जो है ये अवाम की मिल्कियत है, किसी सियासतदान की मिल्कियत नहीं है। इसकी ओनरशिप इस बुनियाद पे करना है कि जी मैं ही हूँ, तो ये कोई भी करे, चाहे वो मुस्लिम लीग हो, जमीयत हो, पीपल्स पार्टी हो, पीटीआई हो, ये तरीका नहीं होता। ये तो आपकी एक जिम्मेदारी है, ड्यूटी है, आप उसको अंजाम दें, अच्छे तरीके से अंजाम दें, और अगर आपको आने वाले टाइम में लोग पसंद करेंगे, आपने डिलीवर किया तो कर लेंगे। वज़ीर-ए-आज़म साहब चल के आपके पास आए पार्लियामेंट लॉजेस में, आपके जी अपार्टमेंट में आए, आपसे मुलाकात हुई, तो आपको तो मनाने की कोशिश की उन्होंने। सर देखें उनकी बड़ी मेहरबानी आए, तरीका ये था कि यही तरीका रखते, फिर आगे जिसका दिल करे माने ना माने, क्योंकि ये अब ज़बरदस्ती नहीं है, ये भी एक इखलाक के दायरे में इंसान को आके मनाना चाहिए। हमारे पास भी आए और अच्छी बातें हुई, हमने अपनी गिला शिकवा भी रखी उनको, और हमने बता दिया कि जी क्योंकि अभी हमें बता दूं सोचने का मौका मिला है, अच्छा। खुला माहौल मिल गया, हमें सोचने का मौका मिला है, तो हम सोचना चाहते हैं इस पर। तो अभी आप सोच रहे हैं? हम बिल्कुल सोच रहे हैं, क्योंकि हम हर कदम जो है ना बड़ा फूक के उठाएंगे, हमें बड़ी चोटें लगी हैं, हम बड़े एहतियात करेंगे। अच्छा, हम हर चीज़ को देखेंगे। चोटें भी लगी हैं? चोटें लगी हैं सर। तो आपको चोटें लगी हैं और आप फूंक फूंक के कदम रख रहे हैं और आप सोच रहे हैं। बिल्कुल जी। तो मैं एक ब्रेक लेता हूँ, क्योंकि मक्सी साहब सोच रहे हैं, फूंक फूंक के कदम रख रहे हैं। मैं ब्रेक लेता हूँ, ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं। कैपिटल टॉक में दोबारा खुशामदेद। वक्फे से पहले खालिद हुसैन मक्सी साहब बता रहे थे कि वो फूंक फूंक के कदम रख रहे हैं और सोच रहे हैं, यही कहा ना आपने? जी, मगर थोड़ी वजाहत। जी प्लीज़। देखिए मैं आपको अर्ज़ करूँ, फूंक के कदम या सोचना, ये तो ज़ाहिर है इस मौके पे हर चीज़ को देखना पड़ता है कि आने वाले वक्त में क्या होगा, कैसे करना चाहिए, एक प्रोसेस होता है, क्योंकि सिचुएशन ऐसी है। दूसरा, अगर मैं इजाज़त हो आपकी, मेरे सीनियर हज़रात भी बैठे हैं, तो ये जो एक मामला चल रहा है आजकल के जी अमल से पहले सज़ा मेंबर का, देखिए मैं आप एक तो हैरान हूँ कि एक तो यहाँ पे अजीब कैफियत है कि अमल की इजाज़त है कि आप अमल कर लें, उसके बाद आपको जोर लगा रहे हैं कि जी ताहयात का मामला आ रहा है कि सज़ाए, समझे सज़ाए मौत है उनके शऊर को, सियासी शऊर को, तो यह बड़ी अजीब बात है। यहाँ तक तो ठीक है कि कॉन्ट्रैक्ट किया गया है कि जी आप इस टिकट से आए हैं, आपका एक मंशूर था उस पर आप आए हैं, ज़्यादा से ज़्यादा उनसे वो जो सहूलत थी उस टिकट पे जीत के आए, वो छीनना तो समझ में आता है कि जी आप साल रहता है, 2 रहता है, तब तक आप नहीं रहेंगे, क्योंकि आप जो आपने कमिट किया था ज़बान की, तो उसको आपने तोड़ा है। तायात की बात समझ नहीं आती। एक अमल आपको इजाज़त भी है कि आप करें और फिर आपको ऐसी सज़ा, ये ज़रा हमारी समझ से बालातर है। बहरहाल ये तो फैसला सुप्रीम कोर्ट का है। हाँ, वो इसलिए हम कह रहे हैं कि हमने इस पे कुछ कहना चाहते हैं। तायात की इसमें कहीं पे बात नहीं है, वसीम सज्जाद साहब बैठे हुए हैं, ये उसमें डिफेक्शन करेंगे तो एट द मोस्ट जो है ना वो सीट जा सकती है उनसे, उसके बाद दोबारा लड़ते। अच्छा, अगर कोई रुकन वफादारी तब्दील करता है तो ताहयात नहीं है। अच्छा, मैंने वसीम सज्जाद साहब आपसे बात जरा थोड़ी सी मुख्तलिफ पूछनी है। प्राइम मिनिस्टर साहब की बात कर रहे हैं, कल जो उन्होंने एक तकरीर की है, वो तकरीर एक ऐसे वक्त पे की है, बड़े इम्पोर्टेंट वक्त था जब OIC कॉन्फ्रेंस होने वाली है इस्लामाबाद में, और उन्होंने कल तकरीर में इंडिया की फॉरेन पॉलिसी की बड़ी तारीफ़ की है। ज़रा सुने इमरान खान साहब ने कल क्या कहा और पिछले साल तक वो इंडिया की फॉरेन पॉलिसी के बारे में क्या कह रहे थे। मैं आज हिंदुस्तान को दाद देता हूं, इन्होंने हमेशा आजाद फॉरेन पॉलिसी रखी।
आज हिंदुस्तान उनके साथ मिला हुआ है, उनका अलायंस है। क्वाड के अंदर अमेरिका का अलायंस की हुई है और अपने आप को वो कहता है मैं न्यूट्रल हूं। रूस से तेल मंगवा रहा है जबकि सैंक्शंस लगी हुई हैं, क्योंकि हिंदुस्तान की पॉलिसी अपने लोगों की बेहतरी के लिए है। नरेंद्र मोदी भी आरएसएस के लाइफ मेंबर रह चुके हैं। आरएसएस का यह नजरिया था जो हिंदुस्तान है वो सिर्फ हिंदुओं का है। हिटलर और मुसोलिनी रोल मॉडल थे इनके। अगर आज दुनिया ये जो नरेंद्र मोदी की फैशिस्ट रेसिस्ट गवर्नमेंट के सामने कश्मीरियों के लिए नहीं खड़ी होगी, इसका असर आखिर में सारी दुनिया पे जाएगा। वसीम सज्जाद साहब, कल वजीर आज़म इमरान खान साहब ने कहा कि इंडिया न्यूट्रल हो चुका है, लेकिन उससे पहले वो कह रहे थे कि नरेंद्र मोदी हिटलर है, फाशिस्ट है। ये बहुत बड़ी कंट्राडिक्शन नहीं आ गई? बात यह है जी कि जिस कॉन्टेक्स्ट में बात की गई है कि इंडिया की आज़ाद फॉरेन पॉलिसी, और वो कहते हैं मैं उसको सराहता हूँ, मैं उसको अप्रिशिएट करता हूँ। मेरे ख्याल में ये हर एक मुल्क का अपना एक तरीका होता है। इंडिया ने बहुत अरसा अपनी फॉरेन पॉलिसी जो है वो बज़ाहिर न्यूट्रल थी, लेकिन झुकाव उनका रूस की तरफ था जब कोल्ड वॉर का ज़माना था। लेकिन वो क्योंकि एक बहुत बड़ा मुल्क है, अमेरिका की भी ख्वाहिश थी कि इनके साथ हम तल्लुकात रखें, तो वो दोनों के साथ एक खेल खेलते रहे। हमारी पोजीशन ज़रा मुख्तलिफ है। हम इतनी बड़ी मार्केट नहीं है, इतना बड़ा मुल्क नहीं है, मईशत के लिहाज से हम ज़रा कमज़ोर हैं। मैं समझता हूँ कि आज़ाद फॉरेन पॉलिसी रखना बहुत अच्छी बात है। मुल्क को अपने मफाद देखने चाहिए और मफाद के पेश नज़र अपनी पॉलिसी बनानी चाहिए, लेकिन ओपनली किसी मुल्क के ख़िलाफ़, खुसूसन सुपर पावर के ख़िलाफ़ बयानात देना, मेरा ख्याल इससे ग्रेज करना चाहिए। और अपनी पॉलिसी जो है वो आप ज़रूर रखें आज़ाद, और अपने मफादात को सामने रखें, लेकिन मेरे ख्याल में किसी के ख़िलाफ़ ओपनली बयान देना, इससे मुश्किलात पैदा होती है। अच्छा, कामरान मुर्तज़ा साहब, OIC के इजलास से 2 दिन पहले ये बात की है, आपके ख्याल में उन्होंने स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से बात की है या पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बात की? नहीं, ये इनके जो मैं अब तक इनको मैंने रीड किया है, जब से ये प्राइम मिनिस्टर रहे या उससे पहले भी, इंसान मैं पॉलिटिकल वर्कर हूँ, रीड करता हूँ, बस जो मुंह में आता है वो कह देते हैं ये, और फिर बाद में उसके बाद यू टर्न लेते हैं। तो कभी भी किसी मुल्क की पॉलिसी जो है वो आज़ाद नहीं हुआ करती या उस तरह से न्यूट्रल नहीं होती, हमारी मफाद के ताबे होती है, अपने मुल्क के मफाद के ताबे होती है। और इस बात को हमने दूसरे मुल्कों को भी, जिनके साथ मफाद नहीं होता, उनको रियलाइज़ करवाना होता है कि हमारे मुल्क का मफाद है। और वो इस तो फॉरेन पॉलिसी में न्यूट्रलिटी को नहीं लाना चाहिए? नहीं हो सकती, मुमकिन नहीं। आपका मफाद है वही मुकद्दम है, आपके अपने लोगों का मफाद। कुछ कहना आपने इस पर? बिल्कुल कहूँगा जी। ये तो इस टाइम पे बिकॉज एक न्यूट्रल वर्ड इस्तेमाल हो गया है और वो पाकिस्तान के अंदर एक इदारे पे इस्तेमाल हो रहा है बार बार, और फिर वही वर्ड इंडिया के साथ इस्तेमाल करना और उसकी न्यूट्रलिटी बताना और उसकी फॉरेन पॉलिसी बताना। तो इंडिया की फॉरेन पॉलिसी अगर इतनी अच्छी है और आज़ाद है और मुनसिफाना है, तो कश्मीर में क्या हो रहा है? आपको ये किसी को मुनासिब ही नहीं है सिचुएशन में कहना है, जहाँ उस पॉलिसी को डिफाइन करना है मुनासिब ही नहीं है। तो आपके ख्याल में ये नामुनासिब? क्योंकि जो इंडिया कर रहा है हमारे साथ, उसका नाम लेना भी इस तरह हमें गंवारा नहीं है, मतलब नाम भी नहीं लेना चाहिए उसका। बहुत बहुत शुक्रिया खालिद मक्सी साहब, कामरान मुर्तज़ा साहब, वसीम सज्जाद साहब। मुझे इजाज़त दीजिए। वाह जी वाह।